Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. डे नंबर 3 फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के 1 जुलाई वाले दिन जितने भी क्वेश्चंस आए इंशाल्लाह ताला उन तमाम को डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए थे, क्या चीजें एग्जामिनर ने पूछी थी। सबसे पहले नंबर के ऊपर एसए का पोर्शन कल आया था आपके पास प्लास्टिक के रिगार्डिंग का। आज जो एसए का पोर्शन थ्रू आउट फास्ट यूनिवर्सिटी की तमाम शिफ्ट्स के अंदर आया और तमाम बच्चों को नॉर्मली मिल रहा था वो था वाटर क्राइसिस के ऊपर, वाटर शॉर्टेज के रिगार्डिंग था। तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम सोशल मीडिया के ऊपर भी एसए दिया था, तो भाई खुदारा ये एसए लाजमी तौर पर पढ़ के जाएं। आपने एसए का पोर्शन अच्छे तरीके से करना है, वो बच्चे जो बिजनेस की फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडली मेरे प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना, अच्छे से अच्छा जाके देना है। देखो एक चीज जहन में रखिएगा, जितनी मेहनत करोगे इंशाअल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। तो अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करनी है, बेस्ट एफर्ट्स करनी है। सही है भैया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फास्ट यूनिवर्सिटी के 1 जुलाई के टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, मैं जरा बिजी था क्योंकि यूईटी के रिजल्ट्स हमारे आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा यूईटी में जो फर्स्ट पोजीशन बनी है राउंड नंबर 2 में वो 344 पे बनी है प्री इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि हमारे बैच के बच्चे ने हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह जबरजन मोहम्मद अलियान जो कि पंजाब के गांव में रहते हैं उन्होंने यूईटी में टॉप किया है, क्योंकि यूईटी का पेपर इस दफा बहुत टफ था। राउंड नंबर 2 यूईटी ने बहुत टफ दिया था। तो इंजीनियरिंग के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर आया वो 344 आया है, जबकि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर आया वो 356 का आया है, जबकि जर्नल साइंस में हाईएस्ट स्कोर 228 का आया है। तो आप सोचिए कितना टफ तरीन यूईटी का एग्जाम होगा। और जो ईकेट विद बायो है उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर 360 का है, बट ऑब्वियसली उसकी सीट लिमिटेड होती है और कम बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। दैट्स द थिंग। तो खैर मैं जरा उसमें बिजी था, उससे फ्री होकर मैं आपके लिए फास्ट यूनिवर्सिटी की वीडियो डिजाइन कर रहा था। तो भाई पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो भाई फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं? आयोटा, नेगेटिव आयोटा, फिर 1 और नेगेटिव 1। लॉग 32x इज इक्वल टू 0.8 की कल की क्लास में क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया। ग्रेडियंट बिटवीन द 3 पॉइंट्स हैविंग द सेम x वैल्यू। भाई जाहिर सी बात है, अगर 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान में ग्रेडियंट जो है वो एक सिमिलर एग्जिस्ट, उनके दरमियान में x की वैल्यू सेम एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा था, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा था? ग्रेडियंट बिटवीन द 3 पॉइंट्स हैविंग द सेम x वैल्यू। भाई 3 पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप अगर है और उन सबकी अंदर x की वैल्यू सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा कि लाइन वर्टिकल है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है थ्योरी के रिगार्डिंग। मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट बताना था आपको। अच्छा, 0.37 को एज अ फ्रैक्शन बताना है, तो भाई 0.37 परसेंटेज लिखा हुआ है। 0.37 परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन आपने डिफाइन करना है। तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि भाई जब कभी दुनिया के अंदर आप परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करोगे ना, तो भाई आपके पास डिवीजन में क्या आएगा? आपके पास डिवीजन में 100 आएगा। सही है। और 0.37 का मतलब क्या है? बेसिक डेसिमल के अंदर, दुनिया के अंदर बेसिक डेसिमल का ये असूल होता है कि जब कभी आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे भेजते हो तो डेसिमल जितने डिजिट आगे जाएगा ना, उतने डिजिट 1 के बाद उतने जीरो आते हैं। तो नीचे मेरे ख्याल में आपके पास 2 जीरो आ गए। और तो यानी कि देखो, एक तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था 100 जो कि परसेंटेजेस को रिमूव करने की वजह से आया था, और ये जो एक और 100 आया जब आपने डेसिमल को राइट हैंड साइड पे भेजा तो उसकी वजह से आया है। तो ओवरऑल आपका फ्रैक्शन के अंदर आंसर हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि भैया 10,000। सही है ना भैया? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसके अलावा रेशोज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर एग्जामिनर आपको रेशोज के क्वेश्चंस बहुत सारे दे रहा था। फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो ये आज की लास्ट शिफ्ट का पेपर है जो हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज 200 स्क्वायर इंचेस, द स्मॉलर सर्कल टचेस द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। अच्छा, ये कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको 2 सर्कल्स का बारे में बताया था ना, सेम क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपके पास पर्टिकुलरली। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली क्या था? एरिया ऑफ दी स्मॉलर सर्कल आपको कैलकुलेट करना था। तो भाई मैंने एक कल की वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, तो सेम रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आपके पास अच्छा बच्चे ने बताया वैसा डायग्राम नहीं गिवन थी। और एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पैरेलल टू 1,1 एक्सिस पासिंग थ्रू। सही है ना भैया? यानी कि द लाइन हैविंग अ स्लोप 1,1, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, यानी कि स्लोप कैलकुलेट करना है जो पैरेलल है 1,1 एक्सिस के। तो भाई पैरेलल लाइंस का तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मुझे स्लोप बताना है दूसरी वाली लाइन का, तो भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसका स्लोप भी क्या होगा? उसका स्लोप भी सेम होगा भैया, 1/1 ही होगा, 1 के बराबर ही होगा। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पैरेलल टू 1,1 एंड एक्सिस पासिंग थ्रू।
यार ये बच्चे ने इंग्लिश खराब लिखी हुई है, तो भाई व्हाट आई कैन एज्यूम कि आपको एक लाइन का स्लोप गिवन था और उसके पैरेलल पे जो लाइन थी उसका स्लोप बताना था, तो वो सिंपल है, वो आपके पास सिमिलर रहेगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपने फास्ट के एनयू का टेस्ट शेयर अप किया। सर आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चंस मच बट फॉर व्हाट आई रिमेंबर, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं। सर आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एज दे वर बट व्हाट आई रिमेंबर इज दैट ट्रिगोनोमेट्री वाज अ मेजर पार्ट, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री एडवांस मैथ्स में बहुत ज्यादा थी। 5 से 10 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से थे, फिर एक क्वेश्चन मैट्रिसेस से था, वैल्यू ऑफ लिम्डा, इट वाज अ 2x2 मैट्रिक्स। कल हमने ये वाला भी सॉल्व किया था, कल मैंने 2.5 घंटे की वीडियो बनाई थी भैया, पूरे पाकिस्तान से जितने पेपर्स आए थे सब सॉल्व करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश के अंदर बेसिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, करेक्ट सेंटेंसेस पूछे गए थे। इसके अलावा आईक्यू में कोडिंग, डिकोडिंग, आउट वन आउट, एंड दे गिव अ पैराग्राफ एंड वी हैव टू चूज वन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट आस्क्ड, ये इसके क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा एक और बच्चे ने बताया सर मेरा फास्ट का टेस्ट चंद दिनों के अंदर है। अच्छा, ये तो खैर उसने अपना कुछ पूछ रहा है। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने फिर अपना फाइनली पेपर शेयर किया हुआ है पहले नंबर के ऊपर। इस बच्चे ने एक आपके पास क्वेश्चन शेयर किया रैशनलाइज फंक्शन का, कि भाई ऊपर और नीचे हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन मौजूद है, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पे। इसको सॉल्व करने की मैंने शॉर्टकट बताया था। बेटा दुनिया में कभी भी लिमिट अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है और आपके पास इस तरह का एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो आपने करना क्या होता है, पूरे क्वेश्चन में से हाईएस्ट पावर वेरिएबल देखोगे। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा, एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट देखोगे, नीचे से भी उसका कोफिशिएंट देखोगे, तो ऊपर उसका कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे उसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो यानी कि 2/3 इज द करेक्ट आंसर हियर। हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 2/3 के बराबर, किसके बराबर होगा भैया, 2/3 के बराबर। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है π/3 के ऊपर, और क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है π/3 के ऊपर, तो भाई लिमिट का सबसे पहला असूल क्या है कि जो भी लिमिट अप्रोच कर रही है डाल के चेक कर लो, तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, π/3 किसे कहते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता तो भैया इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कट गया, 3 6 इज 18, 0 का 0, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस का cos 60 है भाई, और नीचे π/3 का होल स्क्वायर। तो cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 बराबर होता है सिंपल 1/2 के, और नीचे मेरे पास आ जाएगा पाई का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज 9। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या बन गया, 2 का 2, 2 1 2 और प्लस का 1 3, और नीचे आ जाएगा सिंपल पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो क्या बन गया, ये हो गया 3/2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 9 क्या बन जाएगा 27, 3 9 इज 27 इंटू 2 पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, y इज इक्वल टू log e sin x। भाई log e किसे कहते हैं, log e का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, log e के बुनियादी मायने क्या होते हैं, ln, तो यानी कि ln आपके पास साइन, और यहां पे पता नहीं बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है इसने, सही है। तो ln sin x का डेरिवेटिव बताना था। ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x के बराबर, तो cos डिवाइडेड बाय sin हमारे पास होता है सिंपल तरीके से cot x के बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जबकि यहां पे e गिवन था, तो भाई e गिवन है, फंक्शन की जगह पे e गिवन ही है, x गिवन है, ई गिवन है यार यहाँ पे, तो अगर ई गिवन है फिर तो इंटीग्रेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे, अगर तो ई गिवन है, क्योंकि फिर उस सूरत में, अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट ने सही शेयर किया गलत शेयर किया, अगर तो क्वेश्चन ये आता है 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का e स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई हो रही है, तो बेटा a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, e इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं होता। अक्सर बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, भाई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, अगर तो e लिखा हुआ है, e इज अ नेचुरल कांस्टेंट, e इटसेल्फ दुनिया में उसकी कोई हैसियत नहीं है, यूलर्स नंबर कहलाता है 2.712, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर तो यहाँ पे e मौजूद है तो फिर इसका आंसर सिंपल 1 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर माइनस e स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहती है मेरा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, तो करेक्ट आंसर शुड बी दिस वन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी इनवर्स एक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था,
तो भाई ये तो आपके पास सिंपल फंक्शन का स्क्वायर है और ये आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। अच्छा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। दुनिया में इनवर्स फंक्शन को कैलकुलेट करने की शॉर्टकट ये होती है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास इनवर्स फंक्शन गिवन है, सबसे पहले उसको आप fx से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, लेट सपोज तो fx के जरिए रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, उसको आप पहले y से रिप्लेस करवा दो, सही है। फिर आप कंप्लीट क्वेश्चन में x का डेटा ढूंढो और x की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। उसके बाद फाइनली जहां पे x आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दोगे आप किसके साथ, उसको रिप्लेस करवा दोगे f इनवर्स x के साथ, और जहां जहां y मौजूद है उसको रिप्लेस करवा दोगे x के साथ, आपका आंसर आ जाता है। दैट्स अ बेसिक लॉजिक बना रहा हूं सब। अच्छा बेटा, अब देखो एक और क्वेश्चन आया था आज कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन था कि भाई प्रिंस अगर लिखा जा सकता है 149870 के ऊपर, तो आप ये बताइए कि भैया आपने 9041 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई देख लो 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, तो आई आ गया यहाँ पे। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, तो ई आ गया यहाँ पे। 4 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आर को, तो आर आ गया यहाँ पे। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, तो पी आ गया। IERP इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन बता रहा था बच्चा, सर सेली वाला क्वेश्चन आपकी मैराथन से आया था। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह उस जबरदस्त, तो पता चल जाता है बच्चा हमारा है। अच्छा, एसए का पोर्शन आया था ऑन रिजॉल्व एंड रिसाइकलिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वेस्ट क्राइसिस, सॉरी। अच्छा भैया, वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग भी आया हुआ था। डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ, इफ बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए एंड सी, हिज। अच्छा बेटा, अब देखो एक और हमारे पास पेपर के अंदर बच्चा फिर मजीद क्वेश्चन शेयर कर रहा है कि सर कुछ सवाल जो आज फास्ट के पेपर में आए थे, ये कल का लास्ट शिफ्ट का पेपर है। इफ बी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ए एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी, रिलेशन ऑफ डी टू ए। अब देखो बी और सी यानी कि क्या है, ए के बच्चे हैं, और सी जो है ना वो वाइफ है डी की। तो डी क्या है, हस्बैंड है सी का। भाई डी क्या है, हस्बैंड है सी का। तो आपके पास डी का रिलेशन क्या होगा ए के साथ। अब जरा और से सुनो, सी और बी जो हैं ये बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ए के। सही है, सी और बी जो हैं ये बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ए के। और डी और सी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो डी का रिलेशन ए के साथ क्या है, जाहिर सी बात है भैया, डी और ए का रिलेशन क्या है आपस में, सन इन लॉ का है भैया। डी जो है वो ए का क्या है, सन इन लॉ आ रहा है। ए क्या है, डी जो है वो ए का सन इन लॉ है। नॉर्मल सी बात है ना भैया। सी जो है वो ए की बच्ची है, सी क्या है, ए की बच्ची है ना, और सी डी की क्या है, बीवी है। तो डी और ए का रिलेशन क्या होगा, सन इन लॉ का होगा। ससुर जी और दामाद जी का रिश्ता होगा आपस के अंदर। खैर, एक और क्वेश्चन था, अहमद सोल्ड अ बुफेलो एंड काउ एट 75,000 रुपीज या डॉलर्स, ही गॉट 10% प्रॉफिट ऑन अ काउ एंड 20% लॉस इन द बुफेलो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द काउ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक साहब हैं, उन्होंने टोटल पैसे कमाए कितने, 75,000। टोटल पैसे इन्होंने कमाए 75,000। ये फिनटेक का पेपर आ रहा है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। अच्छा, लेट सपोज हम कहते हैं कि भैया हमारे पास जो प्राइस ऑफ काउ आ रही है, प्राइस ऑफ काउ, प्राइस ऑफ काउ मेरे पास किसके बराबर आ रही है, प्राइस ऑफ काउ आ रही है एक्स के बराबर। तो फिर बफेलो की प्राइस क्या होगी। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस बंदे को 10% प्रॉफिट मिला है काउ के ऊपर, जबकि 20% लॉस हुआ है बफेलो के ऊपर। सही है। तो अगर मैं कहूं बफेलो की प्राइस क्या होगी, अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहूं, बफेलो की प्राइस, बफेलो की प्राइस, यार देखो 75,000 रुपीज जो है ना, इसके अंदर आपके पास काउ और बफेलो दोनों को बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं ना, ये वो पैसे हैं। तो अगर मैं काउ की प्राइस को एक्स कह रहा हूं, तो बफेलो की प्राइस क्या होगी, बफेलो की प्राइस होगी, अगर मैं 75,000 में से एक्स को माइनस कर दूं, नॉर्मल सी बात है, ऐसा है ना भैया, 75,000 में से अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं, और इसके अलावा आपको काउ का प्रॉफिट गिवन है 10% का, 10% ये आपके पास आ रहा है, जबकि आपके पास बफेलो का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ है उसके ऊपर, तो 20% डिक्रीज होगा आपकी अमाउंट। मगर आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं यहाँ पे गिवन, एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा, हमारे लिए इसलिए उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास या तो काउ की या बफेलो की प्राइस होनी चाहिए थी, तभी आप दूसरी प्राइस निकाल सकते थे। तो बच्चे ने यहाँ पे कोई चीज मिस करी हुई है। काउ की प्राइस अगर वो दे देता है, लेट सपोज काउ की प्राइस 45,000 रुपए है, तो फिर बफेलो की प्राइस हम इजीली निकाल लेंगे कितनी बनती है, एंड सो ऑन, वाइस वर्सा। सही है ना भैया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये इनकम्प्लीट था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था कि भाई MMOPPR व्हाट नेक्स्ट। तो यार देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से 2 दफा M आ रहा है, फिर O आ रहा है, फिर PP आ रहा है, फिर R आ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, M क्या होता है, ABCDEFGH, M मेरे ख्याल में 13 होगा, फिर M 13 होगा। O मेरे पास क्या होता है, O 15 होता है, MNOP OP, सही है ना। और P क्या होता है, P मेरे पास होता है सिंपल तरीके से 16 के बराबर। और R क्या होता है, MNOPR, R इसके बाद आता है 17 होगा ना, फिर R 17 नहीं, सॉरी R 18 होगा, सॉरी
MNOPRABCDEFGHIJKLMNMN। हाँ ना, सही है ना। आर आपके पास क्या होता है, 18 होता है। तो देखो एम मेरे पास क्या आता है, एम मेरे पास 13 होता है, ओ मेरे पास 15 हो गया, पी 16 हो गया, और आर मेरे पास क्या हो गया, आर मेरे पास हो गया 18। मैं आपको दिखा भी देता हूं भाई, नंबर्स की हमेशा याद रखिएगा, बेसिक सब्स्टिट्यूशन होती है ये। आपको पेपर के अंदर आप जल्दी से एक ही दफा बना सकते हो आईक्यू के पोर्शन के अंदर, ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। आप उसको एक ही दफा बना लीजिएगा। मैंने आपको खैर यहाँ पे साइड में दिखा भी दी, आप इसको देख लीजिएगा। तो मेरे पास आर आ गया, सही है। तो अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मेरा पैटर्न क्या हो रहा है। मेरा पैटर्न यहाँ पे इंक्रीमेंट के ऊपर जा रहा है। मेरा पैटर्न बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। कि देखो 13 के बाद क्या था, 13 के बाद 15 आया है, 15 के बाद 16 आया है, 16 के बाद 18 आया है। तो यानी कि देखो 13 के बाद आपके पास क्या रहा है, 13 के बाद मेरे पास आपके पास 15 आया है। तो +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर +0 हुआ है, फिर +2 हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मेरे पास +1 होना चाहिए। तो आर प्लस का 1 क्या होगा, एस होगा। एस किसके बराबर होगा, 19। ऐसे ही है ना भैया, 18 के बाद मेरे पास 19 आना चाहिए, सही है। तो नेक्स्ट मेरा पास पैटर्न के अंदर एस आना चाहिए था, यहाँ पे एस आएगा, सिंपल है। प्लस का 1 का इजाफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ वंडर इज रिटन एज 682917 देन रिटन इज रिटन एज डैश। तो उसको आप इजीली कर सकते हो भाई। देन डन इज रिटन एज डैश। डी भी गिवन है, ओ भी गिवन है, एन भी गिवन है, ई भी गिवन है। तो पैटर्न को चेक करके आप डन की वैल्यू निकाल लोगे कि भाई सिंपल, ये डब्ल्यू आ गया, ये ओ आ गया, ये एन आ गया, ये डी आ गया, ये ई आ गया, ये आर आ गया। तो डी क्या है, 9 है। ओ किसके बराबर है, 8 के है बराबर है। एन किसके बराबर है, 2 के है। और ई किसके बराबर है, 1 के है। तो 9821 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल इज डेट। अच्छा भाई, फिर हमारे हमारे एक और माशाल्लाह से स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपना पेपर शेयर अप किया हुआ है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, -1 नेगेटिव आयोटा की। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिनर कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मे हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट, मगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने का तरीकेकार ये हो सकता है कि आप ऊपर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लोगे, तो ये बन जाएगा x² और -1, नेगेटिव साइन कॉमन आ गया तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के सिंबल के, ऐसे है ना भैया, सही है भाई। और नीचे क्या था, नीचे मेरे पास मौजूद है x² +1। तो आप ऊपर +1 -1 लेकर आ जाओ, तो उससे क्या होगा, फैक्टर, आप सिंपल फैक्टर्स को ब्रेक कर दोगे। यहाँ पे फैक्टर्स को ब्रेक करके इंटीग्रेशन इजीली अप्लाई हो जाएगी भाई। सिंपल तरीके से आप क्या कर लो, x² -1 +1 -1, ओके। और नीचे क्या है, x² +1 इंटू dx। मुझे चूंकि x² +1 एक तरफ चाहिए, तो मैं इसको एक तरफ ही रखता हूं। तो इंटीग्रेशन ये हो गया मेरे पास x², और आगे मेरे पास हो गया सिंपल तरीके से क्या चीज, ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से x² का x²। प्लस के 1 को मैंने एक तरफ रहने दिया, जबकि x² प्लस का 1 इधर भी आ गया, -1 -1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस का 1 इंटू dx बन गया। अब आप सिंपल तरीके से फैक्टर्स को ब्रेक करवा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम इजीली कर सकते हैं। फैक्टर्स को ब्रेक करवा दीजिए, और फिर फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x² + a² फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव, इंटीग्रेशन 1 पे भी अप्लाई होगी, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू dx पे भी अप्लाई होगी। तो इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पे भेज दो। कौन कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है भाई, इसका मतलब उसने ढंग से नहीं तैयारी करी हुई। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x के बराबर, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ यार। -2 कांस्टेंट है, पहले आ गया। तो इंटीग्रेशन जब इस टर्म पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे सिंपल टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो आपके पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय a, x डिवाइडेड बाय 1, और 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला होता है। बट चूंकि a आपके पास 1 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू टेंजेंट इनवर्स प्लस के c के ऊपर, इसका आंसर होगा। क्या मुश्किल है इसके अंदर यार, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है इस चीज को, नर्सरी क्लास का बच्चा, यकीन माने आप। एक और क्वेश्चन था, टेंजेंट x का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, sec² का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। बेटा ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, बेसिक है। sec² का डेरिवेटिव हो या फिर टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो, आप इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है हमारे पास, सही है ना भैया। टेंजेंट x की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, sec² के बराबर। sec² की डेरिवेशन क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है टेंजेंट x के बराबर। सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन e की पावर में 2 इंटू ln x। तो भाई पहले नंबर के ऊपर इसको सॉल्व कैसे करोगे मेरा बच्चा, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ln से पहले 2 आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास पावर में चला जाएगा। ln से पहले जब 2 आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा x की। तो ये बन गया ln x²। e और ln एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, खत्म हो जाएगा। सिंपल x² की इंटीग्रेशन लेनी है, और x² की इंटीग्रेशन होगी x³ डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। एक और क्वेश्चन था, cos 5x इंटू cos 3x के बराबर। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास बेसिक लेवल के ऊपर आ रहा है भाई। cos 5x इंटू cos 3x को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो भाई 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। भाई cos 5x cos 3x इसके बराबर होता है,
देखो हमारे पास दुनिया में एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने और आप इसको डिफिकल्टी लेवल कह रहे हो, इस्लामाबाद कैंपस में कुछ बच्चों ने कहा कि सर पेपर डिफिकल्ट था। अबे ये क्या डिफिकल्ट है इसमें? 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। किसके बराबर होता था? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से cos A प्लस बी। ये बराबर होता है किसके? cos A प्लस बी। और फिर आगे क्या होगा? प्रोडक्ट टू सम का जो फॉर्मूला होता था भैया, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास प्लस के बाद cos A माइनस के B के। अब आप इसको अप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 भी अच्छा मौजूद है, सही है ना भैया? तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। तो आपके पास A क्या है? A 5x है, B आपके पास क्या है? 3x है। सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा किसके बराबर आएगा? 5 प्लस का 3 8। तो एक आपका आंसर आएगा cos 8x प्लस का cos 2x के बराबर आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन था, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो भाई सबसे पहले मेरे पास अगर यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, अच्छा बच्चे ने C कांस्टेंट बताया हुआ नहीं है, बच्चा भूल गया होगा, तो कैसे निकालोगे रेडियस? सबसे पहले सर्कल का सेंटर निकाल लो। सेंटर निकालने की सर हाशिम की शॉर्टकट माइनस जी माइनस एफ की, कि जो भी तुम्हारा लीनियर x आ रहा है ना और लीनियर y आ रहा है, दोनों को माइनस के 2 पे डिवाइड करवाओ। तो -6 डिवाइडेड बाय -2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3। 8 डिवाइडेड बाय -2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4। तो 3, -4 मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से सर्कल का सेंटर आ गया। अब अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g² प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो g का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 एंड -4 का स्क्वायर इज 16 माइनस का c कांस्टेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, पता नहीं यहाँ पे बच्चे ने लिखना भूल गया है। तो 9 प्लस का 16, तो ये बन गया आपके पास सिंपल 25 माइनस का c रेडियस आ गया। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, इन अ सर्कल ABC एंड D आर द परपेंडिकुलर डायमीटर्स विद द सेंटर O, तो फाइंड द लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है AC इन टर्म्स ऑफ रेडियस और डायमीटर। तो भाई इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो 90 डिग्री अपार्ट है सर्कल के ऊपर, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर का जिक्र हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं, अगेन बच्चे ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, बट जो मुझे समझ में आता है कि किसके बराबर आ जाएगा, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लोगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के अंदर सेंटर से कहीं का भी डिस्टेंस लोगे हमेशा रेडियस के बराबर होगा। तो आपके पास AC की वैल्यू क्या होगी? आपके पास A इंटू सी की वैल्यू होगी R अंडर रूट 2 के, क्योंकि R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर बन गया, और फिर जब अंडर रूट को लगाओगे ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए, तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से AC की वैल्यू आ जाएगी R इंटू रूट 2 के। और अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर चाहिए होगी तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके उस टर्म के ऊपर भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चंस काफी सारे ग्राफ के फंक्शन के तौर पे भी पूछे गए थे, बच्चा कह रहा है। इसी अलावा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का क्वेश्चन भी आया हुआ था, बहुत दफा करवा दिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड ज्योमेट्री, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। इसके अलावा आगे बच्चा बता रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज इन्वॉल्विंग 1 साइड एंड 3 एंगल। तो यार ये बहुत दफा बताया हुआ, मतलब यार अगर एक साइड गिवन है, लेट सपोज साइड ए गिवन है, तो साइड ए का स्क्वायर ऊपर आएगा। जो साइड गिवन है ना उसका एंगल हमेशा नीचे आता है, तो उसका एंगल क्या होगा? नीचे आ जाएगा, 1/2 भी आता है ना। और बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स के जो एंगल होते हैं वो हमेशा ऊपर आएंगे, साइन बीटा और साइन गामा। तो भाई इसमें क्या मुश्किल चीज है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा इसी तरीके से एक और बच्चे ने मैं रिव्यू शेयर किया, मैंने सर चूज द करेक्ट। अच्छा अब देखो ये इंग्लिश का बच्चे ने पूरा अपना पेपर शेयर किया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चूज द करेक्ट एंटोनियम था, फिर मीनिंग आपसे पूछे हुए थे, फिर ऑप्शंस लाइक इंक्लूडिंग आपके पास क्या था, कंप्लीट द सेंटेंस आ रहा था, फिर मेरे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक और जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? गो टू शॉपिंग का, जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिस्ट के रिगार्डिंग था, इंसुलिनेट्स फंक्शन था, 1 एडिशनल पैसेज आया हुआ था, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, डोंट शाउट आई कैन हियर यू, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंस। तो इंग्लिश का पूरा सेक्शन आ रहा है भाई, बेसिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे हुए थे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट उसके अंदर बच्चे ने बताया हुआ है कि सर हमारे पास सिंपल तरीके से जो पेपर आ रहा था उसके अंदर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। अगर एक बॉयज को हमने कोड करा है तो बच्चे ने अप्रोक्सीमेटली कुछ बताया हुआ है, देन व्हाट वर्ड्स रिप्रेजेंट बाय द कोड RTOPNS, सही है ना भैया। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो पैटर्न आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस आपके पास कुछ होता जा रहा था। इसके अलावा हमें मिसिंग टर्म्स चाहिए थी सीरीज के अंदर। इसके अलावा अच्छा ये देखो ना भाई, ये 2 ट्रेन्स का क्वेश्चन आ गया। ट्रेन वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल भी बताया था, ये वही क्वेश्चन देखो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन, कि भाई हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं A और B। एक ट्रेन मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर कर रही है। ट्रेन बी कंप्लीटली क्रॉसेस द ट्रेन ए इन 30 सेकंड्स। ट्रेन बी जो है वो आपके पास ट्रेन ए को 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज गिवन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। अच्छा आपको एक ट्रेन की लेंथ गिवन थी, दूसरी ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो भाई रिलेटिव स्पीड पहले आप निकालोगे, दोनों ट्रेन की स्पीड को एडअप करवा दो।
सही है ना। जो भी आंसर आएगा उसको फिर आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करोगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में भी आपको डेटा गिवन है। फिर टोटल लेंथ आप निकाल लोगे, किससे मल्टीप्लाई करके? टोटल लेंथ हम निकालेंगे सिंपल तरीके से 30 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि भाई सबसे पहले देखो आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे ना, इसके अंदर बेसिक तरीकाकार क्या है कि हम टोटल स्पीड निकालेंगे सिंपल तरीके से दोनों स्पीड्स को एडअप करके, और फिर हमारे पास अगर ट्रेन ए को 30 सेकंड में कन्वर्ट कर रही है तो फिर जो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा वो 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रेन की लेंथ होनी चाहिए थी बट उसने दी भी नहीं है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बट आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन गिवन था कि भाई एंगल ए गिवन है, इफ ए इज 1/3 ऑफ बी। अच्छा, इफ ए इज 1/3 ऑफ बी एंड ए इज 1/6 ऑफ सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 198, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो ए की वैल्यू देखो क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/3 टाइम्स ऑफ बी के, सही है। और फिर आगे आपके पास सी की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू नहीं गिवन, जबकि सी की वैल्यू क्या गिवन है, सी मेरे पास आ रहा है, सॉरी हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ए की वैल्यू गिवन है 1/3 ऑफ बी के बराबर, और फिर ए की एक और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी गिवन है 1/6 टाइम्स ऑफ सी। सही है ना भाई, ये क्वेश्चन है। और हमसे एग्जामिनर क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 198 के बराबर है, तो भाई अगर तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड हो रहा है हमें, मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगी। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ ए के बराबर, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, तो देखो भैया मुझे बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब चूंकि मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 198 के, तो भाई आपने सिंपल करना क्या है, ए का ए एज इट इज, बी की जगह पे बी की वैल्यू रखो 3a के बराबर, सी की जगह पे सी की वैल्यू रखो 6a के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 198 का 198, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पर्टिकुलरली आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीके से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6a 9a और ये 10a बन गया। तो 10a की वैल्यू आ गई 198 के बराबर, तो a की वैल्यू मेरे पास 19.8 आ गई। फिर उसको उठा के आप सिंपल तरीके से b की जगह पे डाल दो, b का आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, आपके b का आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, एक और हमारे पास हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा मजे का है। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द फाइनल प्राइस टू द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है कि हमारे पास पर्टिकुलरली एक बंदा है, उसने क्या करा, उसका एक आइटम था, उसका प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 10%। आइटम पहले 10% क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, फिर 10% इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल प्राइस बतानी है। अच्छा, आपको जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, लेट सपोज यहाँ पे कोई प्राइस गिवन होगी, चलो नहीं गिवन, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि भाई ओरिजिनल प्राइस मेरी क्या है, 100 के बराबर है, सही है। तो पहले इस आइटम की जो प्राइस है ना वो 10% रिड्यूस हुई है। 10% का मतलब क्या हो गया, अगर 100 में से 10% काटोगे यानी कि भैया 10% कट गया, अब 90 प्राइस है आपकी, तो 100 में से अगर 10 निकालोगे तो अब इसकी प्राइस क्या है, 90 के बराबर है। अब इस 90 का 10% इंक्रीज हुआ, इस 90 का 10% क्या बनेगा, इस 90 का 10% होगा 9, जाहिर सी बात है, मेरी जो फाइनल प्राइस होगी वो 99 होगी। और ओवरऑल चेंज कितना हुआ, इनिशियल प्राइस अगर 100 थी तो फाइनल प्राइस क्या होगी 99, तो ऑब्वियसली 1 का चेंज हुआ। भाई जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में नो चेंज लिखकर आ जाते हैं कि सर पहले जो है ना प्राइस हमारी जो भी थी पहले वो रिड्यूस हुई उतनी ही परसेंट, 10% रिड्यूस हुई, फिर 10% इंक्रीज भी तो हो गई ना, तो फाइनल प्राइस तो नो चेंज होगी। अबे अल्लाह के बंदे, पहले जो भी आपकी प्राइस थी उसका 10% रिड्यूस हुआ। लेट सपोज अगर 100 प्राइस थी तो 100 का 10% बनता है कितना, 10 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, तो अब आपकी प्राइस 90 रुपए है। अब इस 90 का 10% इंक्रीज हुआ है, तो 90 का 10% 9 होता है, 90 का 10% 9 होता है, तो जाहिर सी बात है 99 अब आपकी न्यू प्राइस है। तो फाइनल प्राइस और आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसके दरमियान का डिफरेंस क्या है, 1 रुपए का है, यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से 1 रुपए का वो हो रहा है। अच्छा, हियर आर द क्वेश्चंस, आई विल ड्रॉ सम ग्राफ्स एंड शेप्स लेटर। तो अब बच्चे ने फिर अपने कुछ ग्राफ्स वगैरह बताए हुए हैं। एक हमारे पास सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक ग्राफ आया था, तो ये तो हम सिंपल तरीके से पैराबोलिक कर्व के ऊपर अगर आ रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो कि लिमिट 0 और 8 की मेरे पास अगर आ रही है, हाँ 0 और 8 की लिमिट आ रही होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो भाई ये आपके पास सिंपल अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये एडवांस मैथ्स का अच्छा क्वेश्चन है। भाई ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व कैसा है, तो भाई सिंपल तरीके से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व के आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8 है, और सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। अगर चाहते हो तो भाई फर्दर सिंपल तरीके से भाई यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई के ऊपर, तो वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो एरिया अंडर द कर्व तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट वाई का अंडर रूट वाई। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है सिंपल तरीके से 1/2 का होना आपके पास, इंटू dy का होना। सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा एंड सो ऑन।
सही है भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने फिर बताया हुआ था कि भाई स्क्वायर के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपके पास इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि पहले ऐसे डेटा चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, तो एंड में जाहिर सी बात है ऐसे करके चल रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास कि 60 40 10 देन 40 40 18 देन 20 40 और अगला क्या होगा। तो भाई अगर हम पहले कॉलम को ऑब्जर्व करें 60 40, सही है, तो उसके बाद 10 आ रहा है। पहले कॉलम को अगर हम करें 60 40 और 20 आ रहा है, सॉरी, पहले कॉलम को अगर मैं देखूं तो 60 है, 40 है, फिर 20 है, तो इसका मतलब क्या डिग्रीज हो रहा है 20। सेकंड कॉलम कांस्टेंट है 40 40 40 का। थर्ड कॉलम के अंदर 10 है, फिर प्लस का 8 हो रहा है। तो अगर मैं प्लस के 8 को ही फॉलो करूं, अगर मैं प्लस के 8 को ही फॉलो करूं तो नेक्स्ट नंबर पे 26 होना चाहिए, बट 26 यहाँ पे गिवन नहीं है। तो फिर 8 आप कम करके चेक कर सकते हो, फिर 10 ही आएगा अगर तो सेम रहना है, फिर तो वो बनना चाहिए क्योंकि पहले कॉलम में 20 का इजाफा हो रहा है। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली चेक करूं तो हॉरिजॉन्टली 60 40 10 है, 40 40 18 है, बट हॉरिजॉन्टली डजंट मेक अ सेंस, हॉरिजॉन्टली तो सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। तो फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर फिर 10 होगा, अगर मैं 8 कम करता हूँ वापस से 10 बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास शेप ऑड वन आउट सारी की सारी मैराथन की आई हुई थी। अच्छा, एक और बच्चे ने फिर अपना इसी तरीके से पेपर दिया कि सर इफ वन नंबर इज 40 एंड द सम ऑफ अदर टू नंबर इज 40 फाइंड देयर मीन। तो भाई आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स आ रहे हैं 40 के बराबर, उनमें से अगर एक नंबर 40 ही है तो अगला नंबर क्या होगा। तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो हमें पता है कि भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर दोनों नंबर्स का सम 40 के बराबर है तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डायरेक्टली आपके पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा एवरेज। एक क्वेश्चन था टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 2, या टेंजेंट का बीटा डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला था, तो टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला आप सिंपल तरीके से अप्लाई कर दीजिए। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस का आ रहा था, 5 की पावर 3 था, फिर आगे पता नहीं 6 था या 4 इंटू 6 था, 8 का स्क्वायर था, 7 इंटू 9 था। ये क्वेश्चन तो नहीं है, 5 का स्क्वायर है, पता नहीं 5 का क्यूब है या 3 की पावर 6, आगे 6 है, इस तरह का भी पैटर्न आ रहा था। खैर, एक और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था जहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जहां पे आपको x की वैल्यू 1 गिवन है, तो k की वैल्यू बताइए, तो x की जगह पे 1 रख लीजिए, सिंपल तरीके से k सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अगर x हमारे पास रूट आ रहा है तो x की जगह के ऊपर x की वैल्यू डालिए, तो आपके पास सिंपल तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हर उससे। इसी तरीके से हमारे पास हीरोज फॉर्मूला पूछा हुआ था, तो हम हीरोज फॉर्मूले को डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा बेटा, इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा था हीरोज के रिगार्डिंग, क्वेश्चन था हीरोज फॉर्मूला का। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 3 साइड्स वर गिवन एंड वर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। Sides of the triangle were given and we need to find the diameter of a circle inside it. बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर भैया। आपको इंस्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल, इन सब के बारे में बताया हुआ, सर्कम सर्कल। एक और था 5 10 15 20 25 के रिगार्डिंग थी। बेसिक मैथ्स वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, एडवांस मैथ्स वाज वेरी इजी। और इसके अलावा फॉर दीज हु रिमेंबर फॉर्मूलाज स्पेसिफिकली ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री। बच्चे की बात सुन रहे हो, बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि भाई एडवांस मैथ्स was very easy for those who have remembered the formulas, जिसके पास तैयारी जिसने पूरी करी हुई थी। तो भाई वो तभी तो शेर है, परवाज है दोनों किसी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। किसी के लिए डिफिकल्ट है, किसी के लिए मुश्किल है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया था आईक्यू में, उसमें से सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट थे, और एक में उन्होंने एरिया फाइंड आउट करने का कहा था लेकिन कोई फिगर ही नहीं थी साथ में। इस टाइप के क्वेश्चन थे, फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन y इज इक्वल टू x+3, और आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है। बेसिक क्वेश्चन है यार। एक क्वेश्चन था, अ मैन सेड टू अ लेडी, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, व्हाट इज द रिलेशन टू द लेडी टू द मैन। इसके अलावा आपके पास इस तरह के यानी कि क्वेश्चन बच्चा बता रहा है, पूछे हुए थे हमारे पास सिंपल तरीके से। इसके अलावा हमारे पास जैसे क्वेश्चन था, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, जिसका मतलब वो बंदा जो है वो क्या है, उस लेडी का रिलेशन क्या है उस बंदे के साथ, तो भाई उसकी वाइफ होगी, वो नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा एक और बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था, अ शर्ट, एक शर्ट है, is displayed at a 30% discount. Its original price was 950. The dealer got a profit of 20% at the reduced price. At what price did the dealer pay the shirt? अब इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो कि भाई आपको ओरिजिनल प्राइस एग्जामिनर ने बता दी, ओरिजिनल प्राइस कितनी बताई हुई है, 950 के बराबर ओरिजिनल प्राइस है, और उस शर्ट के ऊपर आपको डिस्काउंटेड अमाउंट गिवन है। डिस्काउंट आपको गिवन है कितना, 30% का, यानी कि उस शर्ट के ऊपर डिस्काउंट कितना गिवन है, 30% का। तो भाई हमें ये बात मालूम है कि सेल्स प्रॉफिट क्या होता है। अगर मुझे सेल्स प्राइस कैलकुलेट करनी है, सेल्स प्राइस निकाल
निकालनी है तो किसके बराबर होगा? तो जो भी आपकी ओरिजिनल प्राइस थी ना, जो भी आपकी ओरिजिनल प्राइस थी उसको आप एक्चुअल जो आपकी अमाउंट बन रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो एक शर्ट है उस पर 30% का डिस्काउंट है, तो अगर एक्चुअल में शर्ट की प्राइस 100% थी, 30% डिस्काउंट के बाद वो प्राइस कितनी होगी? 70%। 70% किसका? जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका। तो 70% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज द करेक्ट आंसर। तो भाई कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 70% का मतलब होता है 70 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो किया, जीरो से जीरो किया, 95 इंटू 7, 5 7। अब देखो 95 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा भाई? बेसिक चीज है, 5 इंटू 7 किसके बराबर होगा? 5 7 आर इज 35 का 5 एंड 3 कैरी, सही है। और मेरे पास सिंपल तरीके से आगे क्या हो जाएगा? 7 9 इज 63, 63 में 3 को जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 665 के बराबर। यानी कि भैया ये उसकी प्राइस अभी चल रही है, मगर आगे क्या कह रहा है? द डीलर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि उसको मजीद 20% का प्रॉफिट मिल गया उस डीलर को। अब जरा और समझो, वो जिस बंदे ने वो प्राइस खरीदी ना, जिस डीलर ने वो शर्ट खरीदी, कितने में खरीदी? 665 के अंदर। तो भैया डीलर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एट द रिड्यूस प्राइस, यानी कि जो रिड्यूस प्राइस थी उस पर 20% का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो फिर कितनी एक्चुअल प्राइस पड़ रही है? यानी कि भाई 20% का प्रॉफिट पड़ रहा है। तो अब आपको बतानी है एक्चुअल प्राइस, तो ये कैसे निकालोगे? बेसिक चीज है भैया, डीलर को 20% प्रॉफिट मिल रहा है किसके ऊपर? रिड्यूस प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट का मतलब होता है ऐड होना, यानी कि अगर 100% के ऊपर एक चीज मौजूद है तो 20% का मतलब हो गया 120%। तो यानी कि मेरे पास जब ये प्राइस आई है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30%, ये 665 आई है, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट मिला है, उसको मैं 120% के ऊपर डिवाइड करवा दूंगा। तो 120% का मतलब क्या है कि भाई परसेंटेज। तो बेटा सिंपल तरीके से आप क्या करोगे? आपके पास 120% है, परसेंटेज को रिमूव करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास नीचे डिवीजन में 100 आएगा और वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो 665 डिवाइडेड बाय क्या बन गया? 120 इंटू 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि एक फ्लैट है, उसका रेंट है 250 रुपए, 10% उसके ऊपर हाउस टैक्स आप लगा रहे हो, हाउस टैक्स लगा रहे हो, सही है। और वो ईयरली लगता है। फर्दर मोर अ 12% रेंट इज डिडक्टेड फॉर द एक्सपेंसेस, यानी कि एमिनिटीज वगैरह के एक्सपेंस जो होते हैं। व्हाट इज द हाउस टैक्स? इस टाइप का कोई क्वेश्चन था या स्टेटमेंट था। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? आपके पास जो ईयरली रेंट है, ईयरली रेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो, आपको मैं इस क्वेश्चन की लॉजिक आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास देखो घर का जो रेंट है वो 250 का है, 250 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक महीने का रेंट 250 है, तो कंप्लीट मेरे पास ईयर का रेंट आ जाएगा जो भी है मेरे पास, मेरा ख्याल है 3000 आएगा, 2500 आएगा, सो ऑन, सही है। इसके बाद चूंकि उसके ऊपर 10% क्या लगता है? होम टैक्स लगता है। तो 10% ऑफ व्हाट? जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके घर का रेंट है ना उसका, तो भाई 10% पूरे साल का टैक्स निकाल लो, सही है। पूरे साल का टैक्स भी आ जाएगा 10% का। और फिर पर्टिकुलरली आप टैक्सेबल इनकम अपनी निकाल लो कि जो भी आपको टोटल एक्सपेंस के अंदर लग रही है, सही है ना भैया। तो ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं है, मगर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि भाई आपने ईयरली रेंट निकाल लिया, फिर चूंकि इंक्रीज हो रहा है 10%। अच्छा, तो भाई ये सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से एग्जामिनर कह रहा है 10% हाउस टैक्सेस टेकन ईयरली, तो फिर आप जो भी टैक्सेशन की अमाउंट उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। अच्छा, इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भाई अगर आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी लॉग हैविंग अ बेस 2 इस या फिर log 2 is 64, तो log 64 क्या होगा? तो भाई इसका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो भाई इसको किस पैटर्न के ऊपर हम सॉल्व करेंगे कि देखो हमारे पास यहाँ पे एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर ने आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें देखो दी हुई हैं बेटा। आपको सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है? log 2 की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर? 0.425 के बराबर, सही है। log 64 पूछ रहा है। log 64 किसके बराबर होता है? log 64 हमारे पास बराबर होता है, 64 के मायने क्या है? 64 के बुनियादी मायने होते हैं 2 की पावर 6 का होना। ये बात तमाम बच्चे मानते होंगे। तो भाई पावर अगर आ जाए कभी भी लॉगरिथम के अंदर, तो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट ये कहता है पावर को पहले लिखो, सिंपल तरीके से log नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ log 2 बन गया, तो 6 का 6 एज इट इज। और log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की वैल्यू है 0.425 के बराबर। आई एम इन वेरी अजियत वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि बेटा 3 दफा हमारा सिस्टम डाउन हो चुका है, तो प्लीज पार्डन मी ऑफ, दैट्स द रीजन की वीडियो भी ऑफ है, क्योंकि मैं किसी और जगह से शूट कर रहा हूँ। खैर 0.425 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा
अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई ए कैलकुलेट करना है, अल्फा आपको गिवन है, बीटा आपको गिवन है और बी भी आपको गिवन है। सिंपल तरीके से साइन लॉ का एक क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे साइन लॉ के पैटर्न के ऊपर। साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ होता है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन अल्फा यानी कि साइन 30, बी किसके बराबर है 5 के, साइन बीटा यानी कि ये आ जाएगा साइन 60। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन 30, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, साइन 60 का साइन 60, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो 2 से 2 तो कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा जो भी आंसर है खुद से सॉल्व कर लेना, 5/√3 बन जाएगा और फिर √3 को आप रैशनलाइज करवा लोगे। आईक्यू वाले क्वेश्चन मोस्टली मैराथन से थे। इसके अलावा बच्चे ने अपना इंग्लिश का पोर्शन शेयर किया हुआ है, एंटोनियम पूछा हुआ था, सिंपल कॉम्प्लेक्स ट्रेवल, इसके रिगार्डिंग एनालॉजी कोई पूछी हुई थी आपके पास। एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, वो बहुत लंबा था, मैंने तो पढ़ने की जहमत भी नहीं करी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर वाई, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ प्योर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो एक्स की पावर वाई किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स की पावर वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस का साइन एल का एल एक्स का एक्स और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स कोसेक पाई बाय 6, बेसिक क्वेश्चन है भैया, कोसेक को चेंज करवाओगे आप किसके ऊपर, साइन के ऊपर, कोसेक सिंपल तरीके से आप चेंज करवाओगे पर्टिकुलरली सॉल्व हो जाएगा, या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो आप। कोसेक पाई बाय 6 क्या होगा, कोसेक पाई बाय 6 आपके पास होगा साइन पाई बाय 6, जो कि हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, देखो कोसेक पाई बाय 6 लिखा हुआ है ना, कोसेक पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 6 होता है 30 के बराबर, 6 3 इज 18 ना, सही है। तो साइन 130 क्या होता है, साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के, तो नीचे वाले 2 नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि आपको आसान भाषा में साइन इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के ऊपर जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 2 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन इनवर्स क्या होगा, -1 से लेके +1 के दरमियान आपके पास रेंज आ रही होती है, -1 से लेके +1 के दरमियान की रेंज होती है, सही है ना भैया। तो साइन इनवर्स 2 इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड इसका आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए आपको आ रहा है, साइन इनवर्स -1 कोसेक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसको आपने जहन में रखना है, सही है ना भाई, इसको आपने क्या करना है, जहन में रखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि भाई साइन 300 किसके बराबर होगा, तो साइन 300 क्या होता है, साइन 300 बराबर होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसको आप सिंपल 360 -60 पे ब्रेक कर दो, 360 -60 क्या बन जाएगा, इसके ऑप्शंस ये थे cos 150 और tan 600, चलो पहले sin 300 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपके पास आ जाएगा sin 60, क्योंकि आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो sin 60 का sin 60, और 360 -60 का मतलब क्या है, 360 में से 60 माइनस हो रहे हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, 360 में से जब 60 को मैं माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है किस पे आ रहा है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले अंदर लाई कर रहा है, तो नेगेटिव का sin 60 यानी कि नेगेटिव का √3/2 आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शंस होंगे आप बारी बारी ऑप्शन की वैल्यू भी चेक कर लोगे फिर। अच्छा एक और क्वेश्चन था, 2 sin 2 पाई माइनस का a क्या होगा, ये क्वेश्चन तो इस तरह का कल भी हमने देखा था। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, sin 2 पाई माइनस का a, तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, यानी कि sin 360 माइनस का a, तो भैया 360 का देखो मतलब क्या है, 360 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो आंसर में sin a का sin a आएगा, मगर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो देखो 360 माइनस a है, यानी कि 360 से आप पहले हो, 360 से पहले का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कॉस होता है, साइन नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव का साइन है, शुड बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन था कि भाई द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, तो आपके पास द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ID 2 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अगर आपको सम गिवन है रेडियस और हाइट का, तो r प्लस का h मुझे गिवन है, वो तो मुझे देखो ये क्वेश्चन तो हमारे पास वहीं से आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h के बराबर, तो अगर मुझे स्टेटमेंट गिवन है सिंपल तरीके से r प्लस h 2 के बराबर है, तो वहां से फिर चेक करके निकालना होगा। अच्छा इसके अलावा बच्चा कोई स्टेटमेंट नहीं याद, लेकिन डेटा ये था कि वॉल्यूम इज 50 क्यूबिक मीटर, टेम्परेचर इज 25 के एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 200 क्यूबिक मीटर। अबे ये तो गैस लॉ का क्वेश्चन आ रहा है, चार्ल्स लॉ का,
बचपन में पढ़ते थे चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, उसका क्वेश्चन आ रहा है कि भाई तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है किसके बराबर, वॉल्यूम गिवन है 50 के बराबर, और आपके पास टेम्परेचर गिवन है किसके बराबर 25 के, और तुम्हारे पास प्रेशर क्या गिवन है P1, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो भाई अगर वॉल्यूम मेरा क्या हो जाए, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 200, अच्छा अगर वॉल्यूम मेरा 200 हो जाए तो फिर टेम्परेचर आपको शायद बताना है, ऐसा ही है, टेम्परेचर आपको बताना है और प्रेशर आपका सेम रहेगा 1 के बराबर। तो भाई ये तो चार्ल्स लॉ के ऊपर सॉल्व करोगे ना V1/T1 करते हुए, तो भाई सिंपल V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, चेक कर लेना, फॉर्मूला यही होता है, बचपन में आप यही पढ़ते थे। तो गलती से भैया V1 50 हो गया, T1 क्या था 25, तो V2 की वैल्यू है 200 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, दैट्स द रीजन। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन था सिनोनिम का, सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज सुबह के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भैया हमारे पास, देन सिनोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम पूछा जा रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स के, तो भाई इनको जरा मार्क करते जाओ अपने पास। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स गिवन है, इसके अलावा आपके पास एंटोनियम्स गिवन है, फाइंड द पीरियड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन 10x + 3, तो साइन का ओरिजिनल पीरियड होता है स्टैंडर्ड पीरियड 2π, और जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे डिवीजन में जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगी, तो भाई जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है नीचे डिवाइड हो जाएगी, 2π/10 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा था, ये था टेंजेंट कर्व्ड इक्वेशन की, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हुई खास तौर पे मैथ्स के पोर्शन में, लेकिन मेरा टेस्ट गलती से लॉक हो गया था और जब अनलॉक हुआ तो मेरे पास एक्स्ट्रा 25 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया था। वाओ नाइस, अच्छी ट्रिक है। मेरे साथ 3 दफा ऐसा हुआ टेस्ट के दौरान कि टेस्ट लॉक हो गया तो मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया था। अरे भाई ये ट्रिक है भाई, मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रिक है भाई, समझ लो कि टेस्ट लॉक होगा तो 25 मिनट हर दफा लॉक होने पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, टोटल बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया था भाई। अच्छा क्या बात है यार। सर एक क्वेश्चन था आईक्यू में, उसमें बहुत सारे ऑप्शन इनकरेक्ट थे, मैंने इन्विजिलेटर को बताया, उन्होंने कहा कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, नेगेटिव मार्किंग के डर की वजह से छोड़ दिया, सही काम किया। अच्छा लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि सर्कल में जो ट्रायंगल मौजूद है दैट इज एन इक्विलैटरल वन। अब जो हमारे बच्चे होंगे ना खुशी से डांस कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया था सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और अगर तुम्हारे पास कभी सर्कम सर्कल हो तो उसका जो नॉर्मल रेडियस होता है ना वो होता है आपके पास किसके बराबर, वो होता है सिंपल R इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के। जबकि अगर ट्राइंगल अगर सर्कम सर्कल में इक्विलैटरल हो तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय √3 के लिए, सर्कम रेडियस निकालने के लिए। इसी तरीके से सिंपल जो इन रेडियस होता है, सिंपल इन रेडियस, उसका आपके पास जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय आपके पास साइड के, ऐसा ही है, सॉरी सेमी पेरीमीटर के। और अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल आ जाए तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा √3 का √3 इंटू साइड डिवाइडेड बाय 6 के। और अगर मेरे पास स्क्राइब्ड रेडियस आ जाए तो स्क्राइब्ड रेडियस का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस का A या S माइनस का B या S माइनस का C। मगर अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल इक्विलैटरल है देन इट विल बिकम किसके बराबर, उस सूरत के अंदर तुम्हारा जो रेडियस का फॉर्मूला होगा ये होगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड के। तो अगर साइड की वैल्यू 1 है तो √3/2 मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए था रेडियस का, तो √3/2 मेरे पास रेडियस का आंसर आ गया। अब अगर मुझे सर्कमफेरेंस बताना है तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, तो ये बन जाएगा 2π√3/2, तो मेरे पास √3/2 मेरा आंसर होगा। इसके अलावा पैसेंजर वाला पैराग्राफ आया हुआ था और उसमें ऑप्शंस तक सेम थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैराथन्स का देखो ये फायदा होता है हमारे बच्चों का। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ डैश। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो याद रखिएगा पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट हैज डैश सबसेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट होता है, उसमें खाली एक ही सेट होता है, तो वो एक ही होता है ना सबसेट, तो उसका सबसेट कितना होगा, एक होगा खाली। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम आपसे पूछा हुआ था, सम की नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। फिर एक और बच्चे ने अपना पर्टिकुलरली पेपर शेयर किया, ये तो बहुत ही आसान सा है, पहला क्वेश्चन के लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 4 के ऊपर सिंपल एल हॉपिटल रूल के ऊपर सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एल हॉपिटल रूल के ऊपर सिंपलीफाई इजीली हमारे पास हो जाएगा। आप पहले वैल्यू डाल के चेक कर लो, बल्कि नहीं वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना। 4 में से 3 गया तो ऊपर आ जाएगा √1 और नीचे 4 में से 2 गया तो 1/2 डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x की पावर 5 माइनस x² डिवाइड बाय 3 प्लस x की पावर -2, इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई होगी तो x की पावर 6/6 बन जाएगा, इस पर अप्लाई होगी
एक्स क्यूब बाय 3 थ्री 9 हो जाएगा, और इस पर भी अप्लाई होगी तो नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 -1 हो जाएगा। बेसिक चीज है। द पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन चेंजेस टू डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंक्रीजिंग और चेंजिंग फंक्शन के आ रहा है, क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा, इन्फ्लेशन कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, मैक्सिमा कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कब मिलेगा, सब पढ़ाया हुआ है आप